हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में जो सर्कुलेशन सिस्टम था, परिसंचरण तंत्र, उससे संबंधित जितने भी बचे हुए एमसीक्यूज थे, लगभग 71 एमसीक्यूज, उन सभी को हमने क्लास में सॉल्व किया है। और आज की हमारी क्लास शुरू होगी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, जिसपे हम लोग पहले शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने एमसीक्यू सीरीज को शुरू करेंगे, जो कि आपके आगामी एपीएस परीक्षा, आरओ परीक्षा और साथ ही साथ आपके यूपीपीसीएस 2024 के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास चलाई जा रही है, तो आप प्लीज उसे भी जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी प्यारी सी, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप मुझसे बात कर पाएंगे, जो भी समस्या होगी हम उस पर डिस्कस कर पाएंगे। और अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? तो एक ऐसा सिस्टम, बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी से जो भी गंदा पदार्थ होता है, चाहे वो लिक्विड के रूप में हो चाहे वो ठोस के रूप में हो, वो बॉडी से बाहर करने की प्रक्रिया के लिए जो भी फंक्शन काम करते हैं उसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे आपके पसीने जो है कि क्या होते हैं, गंदे होते हैं, बॉडी का जितना भी इंफेक्शन वगैरह होता है वो सब पसीने के रूप में बाहर निकलता है। तो जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो भी उत्सर्जन तंत्र के रूप में काम करते हैं। मूत्र वाहिकाएं, जो आप पानी पीते हैं, वो फिर कन्वर्ट होता है मूत्र के रूप में, फिर वो बाहर निकलता है। एनस की बात करें, जो हमारी बड़ी आंतों से संबंधित होता है, तो जहां से हम मलाशय को बाहर निकालते हैं, जो अपाच्य भोजन होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे बॉडी में उत्सर्जन तंत्र होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप, इट मीन्स की जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म की क्रिया का मतलब होता है कि भोजन को खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कि तोड़कर उससे जितनी भी प्रोटीन्स, वसा, विटामिन, जो भी चीजें लेनी थी, एनर्जी, वो सभी कुछ ले लिया। और उसके बाद क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट यानी कि वेस्टेज पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। तो जब हम मेटाबॉलिज्म की क्रिया करते हैं, जिसमें हम भोजन को पचाते हैं, तो उनके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है, अमोनिया होती है, यूरिया होती है, यूरिक एसिड होता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिन्हें निकालना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो हमारे जो शरीर का जो जोड़ का हिस्सा होता है, जैसे कंधे, कोहनी, घुटने, कमर, जोड़ों में अगर यूरिक एसिड जमा होने लगता है, जो कि बुढ़ापे में नॉर्मली सभी के में जमा होता है, तो जिससे जोड़ों में दर्द होता है। दूसरी चीज, अगर हमारे बॉडी के अंदर यूरिया और अमोनिया की मात्रा ज्यादा है तो हमारी पेशाब नली में दिक्कत होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे ब्लड में या बॉडी में अधिक है, जो बाहर नहीं निकल रही है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे उत्सर्जन तंत्र कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में निभाते हैं। तो इसीलिए हम इसको समझेंगे कि इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है, मतलब शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जो कि बाहर निकलते हैं, और वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वक्रों यानी कि किडनी का मुख्य कार्य होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो किडनी में जो नेफ्रॉन लगे होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे लाखों की संख्या में होते हैं, ये हमारी मूत्र नली में सबसे अधिक काम करते हैं। तो जितना भी हमारा ब्लड में से जो अनावश्यक पदार्थ होता है, खराब पदार्थ होता है, उसको ये छानकर बाहर कर देता है। और वक्र शरीर के तरल को छानकर, तरल मतलब यूरिन वगैरह हो गया, इसको छानकर इसमें उपस्थित हानिकारक, अपशिष्ट और निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालते रहने के अतिरिक्त शरीर में लवणों, जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। तो आप देखोगे कि ब्लड दो जगह फिल्टर होता है। एक तो होता है आपका हार्ट में, जो फेफड़ों से लेकर जो वहां पे लगे होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, ऑलिवल्स जिसको हम कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है बाहर, और ऑक्सीजन युक्त होकर ये हार्ट में आती है, जहां से फिल्टर होके पूरी बॉडी में जो है कि हमारा ब्लड पहुंचता है ऑक्सीजन के साथ। और साथ ही साथ वही ब्लड किडनी में आके फिल्टर होता है और जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकालता है और मूत्र के रूप से बाहर निकल जाता है। यह रक्त के परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम ओपी कहते हैं तथा उसकी मात्रा का नियमन करता है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों, स्तनधारी किसे कहते हैं? जिनके पास स्तन होते हैं। जो मादा स्तनी होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाने में सक्षम होती है, और जो पुरुष जो होते हैं यानी कि नर स्तनी होते हैं उनके पास छोटे छोटे स्तन होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को दूध पिलाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो मनुष्य के साथ जितने भी स्तनी जानवर होंगे, जैसे वेल, क्या वेल स्तनी होती है, में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी किडनी पाए जाते हैं, और वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अर्थात अगर नेफ्रॉन आपकी बॉडी में नहीं है, किडनी में नहीं है, तो आपकी किडनी क्या है? बेकार हो गई। इट मीन्स कि नेफ्रॉन उसकी फंक्शनल यूनिट है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो उसको स्ट्रक्चर प्रदान करती है, डिजाइन प्रदान करती है, साथ ही साथ उस पानी को फिल्टर करती है, लिक्विड को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, जहां से आपका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है। अगर मान के चला जाए कि एक किडनी में लगभग एवरेज 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज 20 लाख तक जो है कि नेफ्रॉन देखने को मिल सकते हैं। जो मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जो हमारे बॉडी में जो किडनी होती है ये ब्लड को फिल्टर करती है, प्यूरिफाइड करती है, तो इसी क्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। और कभी कभी जब बुजुर्ग होता हुआ आदमी जिसकी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उसे हॉस्पिटल के माध्यम से हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते के लिए डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिससे उसकी जो किडनी है वो फंक्शन तो नहीं कर पा रही है, तो नेचुरल तो नहीं कर रही, लेकिन आर्टिफिशियली रूप से डॉक्टर इसका चार्ज करते हैं। 10-10 हजार रुपए लगते हैं एक हफ्ते के लिए किडनी का डायलिसिस करना, जिससे पेशाब वगैरह बाहर निकले, सारा गंदा पदार्थ बॉडी से बाहर निकल जाए। जब किन्हीं कारणों से वक्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो रुधिर को साफ नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में अपोहक का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वक्र यानी आर्टिफिशियल किडनी कहलाती है, या यूं कहें कि डायलिसिस कहलाती है। तो आपने सुना भी होगा कि किसी के घर में कोई पेशेंट है जो डायलिसिस कराने जाता है, तो अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण कहलाता है, यानी कि डिफ्यूजन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है और डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। यूरिया जो है वो यकृत में बनती है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ किडनी से हम सीधे पहुंच गए लीवर में, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। परंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। इट मीन्स कि जो यूरिया होती है वो बनती तो है आपके लीवर में, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा ये जो ब्लड से गुर्दे द्वारा पृथक कर दी जाती है, गुर्दा मतलब फेफड़ों, लंग के द्वारा पृथक कर दी जाती है, और परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से वक्र में पहुंचता है, यानी कि किडनी पहुंचता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। जहां मूत्र का निर्माण होता है, मनुष्य सामान्यतः दिन भर में लगभग 1.5 लीटर पेशाब जो है कि कर लेता है, उत्सर्जन करता है। मूत्र कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। और यूरोक्रोम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। आप देखोगे कि आप जिस कलर का पानी पी रहे हो, पानी जो है कि थोड़ा साफ होता है, स्वच्छ होता है, लेकिन जब आप पेशाब करने जाते हो तो पेशाब का रंग हल्का सा पीला हो जाता है। और ये जो पेल येलो कलर होता है, हल्का पीला, ये यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। अगर आपकी बॉडी में जो है कि यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो आपका हल्का पीला रंग का पेशाब था वो गाढ़े पीले रंग में हो जाता है, और डॉक्टर आपसे पूछता है कि पेशाब का रंग ज्यादा पीला हो रहा है या एवरेज है। तो अगर जब आप रिप्लाई करते हैं कि सर ज्यादा पीला हो रहा है, इट मीन्स कि यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ गई। और यूरोक्रोम की मात्रा क्यों बढ़ी? क्योंकि उसे यूरिया को जो है कि फिल्टर करना था। इसका मतलब आपकी बॉडी में यूरिया का जमाव बढ़ने लगा। तो ये डॉक्टर समझ लेते हैं डायग्नोस करने के लिए ये समस्या को कि कैसे करना है। मूत्र में लगभग 91 से 96% जल होता है, 2.6% यूरिया होती है, 2% अनावश्यक लवणों के आयन और 0.3% क्रेटिनिन और सूक्ष्म मात्रा में यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो आपने देखा मेजर रूप में जो आप पेशाब करते हैं यूरिन, उसमें जल देखने को मिलेगा, यूरिया देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ क्रेटिनिन देखने को मिलेगा, और यूरिक एसिड भी देखने को मिलता है। तो ये चीजें जो है कि एग्जामिनर रख देता है कि क्या चीजें होती है क्या नहीं। वहीं कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण
वक्र में पथरी या अश्मरी, जिसको हम लोग स्टोन्स कहते हैं, ये बनने लगती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। यह खनिज लवण प्रायः वक्र की पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। क्योंकि मूत्र की नली कुछ इस तरीके से अगर पतली सी है और यहाँ पर मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, यहाँ पर अगर एक छोटा सा जो है कि कोई पिंड फंसा हुआ है जिसे हम लोग स्टोन कहते हैं, तो इस रास्ते से पेशाब करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो स्टोन हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी होता है। यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। उसी में और देखते हैं, त्वचा से अनावश्यक लवण और यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर आते हैं। तो पसीना भी क्या है, आपका उत्सर्जित तंत्र के रूप में बाहर आ रहा है। तो यकृत हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़े हो गए, ये सब उत्सर्जन में सहायक अंग है। और जबकि एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होती है किडनी। ठीक, तो ये सभी चीजें हमारे उत्सर्जन अंग होते हैं। तो हम जरा एक प्रश्न देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस का कि अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में कौन उत्तरदायी। ये निराविशन का मतलब होता है कि इसको विष रहित कर देना, यानी इसका इफेक्ट कम कर देना, तो यकृत हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग कितनी मात्रा में पेशाब करता है। तो एवरेज 1.5 लीटर के आसपास ये मान लिया जाता है। और मूत्र की बात करेंगे तो ये हल्का अम्लीय भी होता है और हल्के पीले रंग का होता है, जिसका पीएच मान 6.0 होता है। और ये पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। और यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। और इसीलिए अगर आपका यूरिन का कलर डार्क येलो होने लगता है तो इसका मतलब है कि आपके यूरोक्रोम में मात्रा बढ़ रही है। और यूरोक्रोम अगर अधिक हो रहा है तो इसका मतलब है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ज्यादा टूट रहे हैं, हीमोग्लोबिन की जो है कि कमी हो रही है। और इस हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आप और पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे आरबीसी इफेक्टेड होती है और आरबीसी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड सेल कम होने लगती है और हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। तो ये सभी पूरी एक चेन है जो जुड़ी हुई है। तो आपको इस तरीके से समझना है टॉपिक को, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ना आ सके प्रश्न में। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव मूत्र का पीला रंग किस एक वर्णक के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। और इसे यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? यूरोबिलिन के नाम से। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे, मानव वक्र के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वक्र में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वक्रीय धमनी से वापस जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशेषण यानी कि पुनर्अवशोषण होता है तथा वक्रीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो आपको ये देखना है कि किडनी में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वक्रीय धमनी से वापस जाता है। क्या ये जो वक्र की जो धमनी होती है, स्वच्छ रक्त आपका उससे जाता है? तो धमनी से जाता है कि नहीं, ये चीज पूछा जा रहा है। तो इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो कैसे सही है, जरा उसको हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि मनुष्य सहित जितने दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी के रूप में वक्र यानी किडनी पाए जाते हैं, और जिसमें वक्र नलिकाएं या नेफ्रॉन होती हैं, जो कि इसकी उत्सर्जन की इकाई होती है। रक्त वक्रीय धमनी से वक्र के उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण दोबारा होता है और वक्रीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो पहला गलत था। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस, अगर हम नेचुरल डायलिसिस जो हमारी बॉडी में होती है वो खत्म हो जाती है तो हम बाहर एक डायलिसिस की क्रिया करवाते हैं, जिसको अपोहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपोहन। तो ये क्या करता है? खून के शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन की क्रिया डायलिसिस कहलाती है। और मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वक्र किडनी मतलब वक्र के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, डायलिसिस किससे संबंधित है दोस्तों? तो किडनी से संबंधित है। किससे? डायलिसिस किडनी से। अब यहां पर समझ लेते हैं कि डायलिसिस अर्थात अपोहन क्रिया वक्र से संबंधित होती है, जो कि कृत्रिम वक्र के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब दोनों किडनी अपना कार्य करना बंद कर दें, जो नेचुरल तरीके से आपके शरीर में थी। और डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत जो घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
आर पार होना विसरण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी अलग हो जाना। और इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है, डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है और वो बाहर निकल जाता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे, अपोहक जिस कार्य के संपादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो वो होता है किडनी। किडनी के लिए यानी कि वक्र के लिए होता है, और अभी हमने यही चीज पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, तो गलत हो गया ये बात, सारा रक्त नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, यह भी नहीं है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल भी सही है, यानी कि पूरी की पूरी। और इसमें वो शुद्ध करके क्या क्या करते हैं? इसमें शुद्ध करके नाइट्रोजन की यौगिक, यूरिया के यौगिक, यूरिक एसिड की यौगिक को पृथक करता है, यानी अलग करता है। फिर अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया गुर्दे के द्वारा जो है कि रक्त से पृथक किया जाता है, जबकि इसका निर्माण यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में होता है। तो यूरिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है और जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे एमपीपीसीएस 2017 का, कि मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग होते हैं? तो भाई ये एस्क्रेशन के होते हैं। एस्क्रेशन मतलब होता है उत्सर्जन, ठीक है, किसी चीज का उत्सर्जन करना। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? ये श्वसन तंत्र होता है, जिसमें आपका नाक वगैरह, फेफड़े वगैरह काम करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, वक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना, जो है कि 1 मिनट में प्रवाहित होता है? तो कंप्लीटली होता है, कितना होता है? तो देखिए 1200 सीसी यहाँ पे लिख रहा है, कितना? 1200 सीसी। अब यहां पर आप देखोगे कि वक्र मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के शरीर के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना है, और प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर रक्त की शुद्धि करता है ये वक्र, और लगभग 1.5 लीटर ही मूत्र में तब्दील कर देता है। और वक्र से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। फिर अगला प्रश्न है, जब वक्र कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, क्योंकि ये हमारे ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं, क्योंकि वक्र का काम ही था कि ये हमारे अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर कर देता था। जैसे शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और इन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि। तो वक्र अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये करेगा। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यही नहीं करता है, क्योंकि ये अग्नाशय का काम होता है। क्यों? क्योंकि अग्नाशय से एक बीटा इंसुलिन जो है कि नाम का हार्मोन उत्पन्न होता है, जो आपकी डायबिटीज अर्थात ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। जबकि गुर्दा और क्या करता है? तो यूरिया को छानकर बाहर करता है, जबकि इस यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो यकृत में। और ये कई प्रकार के हार्मोनों का स्राव करता है, यह भी सही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। फिर अगला प्रश्न है, मानव वक्र अस्मरी यानी कि किडनी के जो स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक कॉग्स क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। चूना पत्थर भी इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं, लेकिन ये असल में कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से जाना जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और यहाँ भी वही प्रश्न रिपीट किया जा रहा है री एग्जाम 2015 में कि पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो क्या होता है मानव पसीने के माध्यम से? तो आप देखोगे ई ऑप्शन यहाँ दे रहा है कि शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल रूप में त्वचा द्वारा पसीने को उत्पन्न किया जाता है, और इसमें खनिज, अम्ल, यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पसीने में क्या क्या देखने को मिल रहा है? सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये सभी चीजें मिलती हैं, इसीलिए पसीना हल्का सा नमकीन लगता है। और जितने भी आप स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा किसी ने फील नहीं किया होगा कि पसीने का स्वाद क्या है। जब गर्मी लगती है तो हमारे सिर से टपकते हुए माथे के किनारे से होठों में आ जाता है और हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए पता है ये। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा इसी में, जिसे हम कवर करेंगे आज ही, तंत्रिका तंत्र। अब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे कि जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है दोस्तों, इसके बारे में कैसे ये फंक्शनिंग होती है, कैसे ये काम करता है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम कि तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका भी हम कहते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम या नर्व सेल भी कहते हैं या फिर न्यूरॉन भी कहते हैं। और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स एवं डेंड्रॉइड के बीच संपर्क बिंदु होते हैं और जिन्हें हम युग्मनाबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मानुबंध या सिनेप्सिस कहते हैं। और संवेदी, ध्यान दीजिएगा, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पहुंचाती हैं। तो अब आपको लगेगा पता नहीं सर आपने क्या बताया, भगवान जाने वही समझते होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाता हूँ जो मैं बनाता हूँ। अब यहाँ पर आपको दो तंत्रिकाएं तंत्र देख रहे होंगे, तो इसको पॉइंट को कहते हैं दोस्तों डेंड्रॉइड, ठीक है, जो आपके सूचनाओं को ग्रहण करती है। ध्यान देना, ये क्या करती है, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, जो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, या इसको आप देख सकते हो, इसको देख सकते हो, इसको देख सकते हो, या यहाँ पर दूसरी में देखिए ये वाले पॉइंट, ये आपके होते हैं डेंड्रॉइड पॉइंट है। और ये क्या करते हैं, हमारी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, हमारे संकेतों को ग्रहण करते हैं और ये कोशिकाओं के माध्यम से यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एक्सॉन पॉइंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको एक्सॉन पॉइंट कहते हैं। और ध्यान देना कि इन्हीं एक्सॉन पॉइंट के माध्यम से दूसरी की तंत्रिका तंत्र में ये सूचनाओं का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो यहाँ पर आ गया, फिर इसी तरीके से ये तीसरे में जाएगी, चौथे में जाएगी। लेकिन एक मेजर बात याद रखना आप लोग दोस्तों कि इनके बीच में ये थोड़ा सा ये गैप रहता है, ये आपस में चिपकी हुई नहीं रहती हैं। और ये गैप क्यों होता है? तो इसी को हम लोग कहते हैं साइनॉप्सिस फ्यूअल। यहाँ पे एक लिक्विड पैटर्न होता है साइनॉप्सिस के नाम से, जो इसे कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तो एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो बहुत ही तरल होता है लेकिन चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना पदार्थ होता है। कैसा? तो चिकना पदार्थ होता है। और ये आपस में कोई भी तंत्रिका तंत्र आपस में नहीं मिलती है। तो डेंड्रॉइड क्या करते हैं? सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और सूचनाओं या संकेतों को ग्रहण करके ये अपने तंत्रिका तंत्र में प्रवाहित करते हैं, इस तरीके से प्रवाहित करते हुए, और लास्ट में लगे हुए एक्सॉन पॉइंट के पास आके साइनॉप्सिस फ्लूइड के माध्यम से एक तंत्र से दूसरे तंत्र में सूचनाओं को प्रवाहित करते हैं। तो ये पूरा इनका सिस्टम होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। और आगे देखते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयक या अपवाही अंगों से जोड़ते हैं, यानी कि बाकी बॉडी के पार्ट से जोड़ती हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आपका ब्रेन आता है और मेरुरज्जु आता है। इट मीन्स कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी आती है और गर्दन के पास जो सबसे ऊपरी रीढ़ की हड्डी होती है वो आगे जाके आपके ब्रेन से जुड़ जाती है। तो ये दोनों ही आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो एक तो हो गया ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरुरज्जु भी कहते हैं। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो पूरी शरीर में जालवत फैली होती है, यानी कि जाल की तरह, और इसके अंतर्गत क्रैनियल स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। तो क्रैनियल तंत्रिकाएं जो होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं? क्रैनियल तंत्रिकाएं ये मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, क्योंकि क्रैनियल नाम की एक जो कपाल गुहा होती है उसी में हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। और आगे चल के जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं वो मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी सेंसरी होती है तथा शेष मिश्रित होती है। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जु से जोड़ती हैं, ताकि यहाँ से आने वाले जो भी संकेत है वो मेरुरज्जु तक पहुंचे, यानी केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी कि जो होता है वहां तक पहुंचे। फिर मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क जो पीछे का होता है हिंड ब्रेन, जिसको हम लोग इसके अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ यानी कि मेडुला ऑब्लांगाटा आता है, और जिसे प्रायः मेडुला भी कहा जाता है।
जिसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। फिर आगे देखते हैं कि मेडुला में भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर, प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है जो कि मेडुला से कंट्रोल होता है। लेकिन मस्तिष्क को सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम नाम का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, एक होता है सेरेब्लम और एक होता है सेरिब्रम। यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा, यानी पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% तो केवल सेरिब्रम होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु या कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की दो प्रमुख श्रेणियां अबंधित और अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हमें तुरंत जो है कि पैर को पीछे खींच लेने के लिए संकेत मिलता है। वहीं मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियत तापी होते हैं। नियत तापी का मतलब होता है दोस्तों वार्म ब्लडेड, जिसका तापमान बॉडी का हर जगह जो है कि सेम रहेगा, चाहे आप ग्लेशियर पे चले जाओ, चाहे समुद्र के नीचे चले जाओ, चाहे रेगिस्तान में चले जाओ, कहीं भी जाओ आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अर्थात शरीर का ताप सर्दी हो या गर्मी इन सभी में एक समान होता है। औसतन ताप होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति, ताप को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। तो हाइपोथैलेमस का प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो हम समझ लेंगे कि जो एमपीपीसीएस ने 2020 में पूछा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं दोस्तों। कैसे बताया जा रहा है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं, और ये तंत्रिकाएं हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरु रज्जु से जोड़ती हैं, जबकि शरीर में स्थित कपाली यानी कि क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है जिनकी संख्या 12 होती है। फिर अगला प्रश्न है, स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो भाई 31 जोड़ी निकलती हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो उपर्युक्त तीनों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि मस्तिष्क किन किन कार्य को करता है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला जो कि पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन का भाग है, जो ऊपर पोन्स की ओर और नीचे सुषुम्ना अर्थात स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, यह हृदय गति, ब्लड प्रेशर आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, लेटेस्ट प्रश्न है, 2020 में भी पूछा गया मानव मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, यह भी सही है। तो आप देखोगे 2016 के प्रश्न को ही थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज करके पूछ लिया गया 2020 में, रिपीट करके। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो ये होता है आपके कशेरुक रज्जु में यानी स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से जैसे ही आपका पैर कांटे पर जाता है तो आप तुरंत क्या करते हो? रिफ्लेक्ट करते हो, अर्थात तुरंत उत्तर देते हो कि भाई पीछे हट जाओ। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क में अगर आप सुई चुभाएंगे तो वहां पे कोई भी दर्द नहीं होगा। और ये देखिए 2017 में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि 2016 में पूछ रहा है, 17 में पूछ रहा है, 20 में पूछ रहा है। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से कई बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? कहाँ पर याद करने की बात होती है? तो सेरिब्रम में। और ये सबसे बड़ा भाग होता है जो पूरे ब्रेन का 80% होता है, और एक इसी में सेरिब्रम भी पार्ट होता है जो आपको याद रखना है। हालांकि सेरिब्रम क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं और स्मरण क्षमता को नियंत्रित करता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो मैंने बताया था आपको हाइपोथैलेमस में, जहां भूख, प्यास, प्यार, घृणा ये सभी चीजें नियंत्रित होती हैं। तो आप देखोगे कि भूख लगी हो, प्यास लगी हो, बॉडी टेम्परेचर हो, प्यार हो, घृणा हो आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल में उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है।
तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर आप एक चीज और समझ रहे होंगे कि जो अंतःस्रावी, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं हम लोग, आगे हम पढ़ेंगे कि वो हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बीपीएससी ने 2 बार लगातार सेम रिपीट किया है, एक तो 2018 में, फिर अगले साल तुरंत 2019 में। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस करता है। अभी हमने पढ़ा पूरी चीज, मानव शरीर का तापक्रम। अब यहाँ देखिए 2015 में, तो अब देखिए 15, 16, 17, 20 तापक्रम क्या होता है? ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, यानी कैसा होता है? वार्म ब्लडेड होता है। वार्म ब्लडेड अगर नहीं दे रहा है तो क्या देगा आपको? नियत तापी रहेगा, यानी कि नियमित रहता है, वो कोई चेंज नहीं होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल फिगर होता है वो होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से अगर ये ऑप्शन नहीं होता, कुछ और होता, तो आपका सही उत्तर क्या होता? न तो ये होता, क्योंकि ये 2 कम है, ये 2 ज़्यादा है, तो कोई भी आंसर नहीं बन पाता। फिर अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस तो आप बता सकते हो, केल्विन में आपको बताना तो 310 केल्विन बताओगे, फ़ारेनहाइट में बताओगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये अलग अलग वैल्यूज होती हैं जो पूछा जाता है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा, जो कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन और नियमन किया जाता है। जैसे पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं, इसके अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगाटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, ऊपर पोन्स की ओर और नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। और ये मुख्य रूप से आपके भोजन निगरण, ठीक है, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर, प्रबलता, खांसने और छींकने इत्यादि के लिए नियमन का केंद्र होता है। तो ये आपने 2 टॉपिक कवर किए आज। अब यहाँ पर आप देख रहे हो अगला टॉपिक है आपका अंतःस्रावी तंत्र। तो जहाँ से आपको पढ़ना है कि हार्मोन बॉडी के कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और इसी के साथ इसी टॉपिक में हम लोग एंजाइम को भी पढ़ेंगे जो बाह्यस्रावी तंत्र से निकलते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से क्लास लगभग 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, जो कि आपको फिर हेडेक और बोरियत फील होगी। तो हम इस टॉपिक से, जहां से प्रश्न कई बार आते हैं, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।